इस स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी खटीमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग खूब मेहनत करिए, आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि कोरोना दिन प्रतिदिन और घातक होता चला जा रहा है और अब तो नई बीमारी आ गई है, ब्लैक फंगस। देहरादून में इसका एक केस भी मिला है और भी ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। हम घर में ही रहें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें, दूरी बना के रहें, आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाएं, अनावश्यक इधर उधर खेलते ना घूमें। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, इस दृष्टि से भी आपको अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी जारी रखनी चाहिए। और ये नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, वो टाल दी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो मई के लास्ट में हो अथवा जून में हो या जुलाई में हो, जब भी हो परीक्षाएं स्वाभाविक है कि होंगी। ये बहुत बड़ी बात होगी कि परीक्षा टाल दी जाए, ऐसा होगा नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा जो टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता, अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं। तो बच्चों, प्रतियोगिता की बात करें, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं। आप 2 प्रकार के देखिए या 3 प्रकार के देखिए, जितने भी जितना चाहे लिखिए, कोई परेशानी नहीं है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार के विशेषकर, यूं तो अनगिनत होते हैं। एक, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। दूसरा, अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। और तीसरा होता है एकाधिकारी बाजार या एकाधिकार आत्मक बाजार। बात बाजार की है, थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बाजार को भी बताना चाहूँगा। आम बोलचाल की भाषा में जब हम बाजार की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस स्थान से होता है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सामान खरीद रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बाजार बेच रहे होते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि बाजार किससे कहते हैं कि जहाँ पे वस्तु लोग खरीदते बेचते हैं, उसको बाजार कहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि हमें केवल तुक्का नहीं लगाना है, किसी भी क्वेश्चन का तुक्का नहीं लगाना है, किसी भी प्रश्न का तुक्का नहीं लगाना है। अर्थशास्त्र के तो प्रत्येक शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ है, बाजार का भी विशिष्ट अर्थ है। अर्थशास्त्र में बाजार से
जो अभिप्राय है उस स्थान से नहीं होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता यानी कि जहां पे वस्तु का क्रय विक्रय होता है, अपितु उस क्षेत्र से होता है जहां पर जितने क्षेत्र में किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता बिखरे हुए होते, फैले हुए होते, उन्हें बाजार का ज्ञान होता है, जिसके कारण क्रेता विक्रेताओं के अंदर प्रतियोगिता होती है। कोई भी क्रेता किसी विक्रेता से वस्तु खरीद सकता है और इसके कारण क्या होता है कि समस्त बाजार में, पूरे क्षेत्र में, मतलब समस्त बाजार में किसी वस्तु का मूल्य सुगमता तथा सरलता से एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये जो परिभाषा है ये प्रोफेसर मार्शल द्वारा उद्धृत की गई कुरुनो की परिभाषा है। प्रोफेसर कुरुनो, ठीक है। मैंने आपको एक परिभाषा बताई। बाजारों की बात करें तो बाजार बहुत अनेक प्रकार के होते हैं। समय के स्थान पर, प्रतियोगिता के स्थान पर और भौगोलिक या स्थानीय आधार पर, बिक्री के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण अलग अलग है। मैं बाजारों का वर्गीकरण आपको विस्तार से मैंने समझाया है, लेकिन यहाँ हम प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। प्रतियोगिता के आधार पर मुख्यतः बाजार जो है ये 3 प्रकार के हम बता रहे हैं आपको। ये अलग बात है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, दूसरा है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, तीसरा है एकाधिकारात्मक बाजार, एकाधिकारात्मक। चलिए अभी हम आपको एक और अलग से कुछ बताते हैं। देखिए, एक तरफ होता है विशुद्ध प्रतियोगिता, विशुद्ध प्रतियोगिता, और दूसरे सिरे पर है विशुद्ध एकाधिकार। यहां लिख देता हूं मैं, विशुद्ध एकाधिकार। ये 2 स्थितियां हैं और ये दोनों स्थिति एक सिरे की ये है और एक सिरे की वो। इनके बीच में ये डॉट 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 लगा रखे हैं हमने। अनगिनत स्थितियां होती हैं बाजार की, जैसे अल्पाधिकार, फिर है द्वि अल्पाधिकार, इसी में एकाधिकार, इसी में आता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, और इसी में आप कह सकते हो अपूर्ण प्रतियोगिता। मतलब समझ लीजिए, आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे, एमए में जाएंगे, तो विशुद्ध एकाधिकार और विशुद्ध प्रतियोगिता और विशुद्ध एकाधिकार के बीच में अनगिनत स्थितियां हैं जिनका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यहां हमारे लिए केवल इतना बताना आपके लिए काफी होगा कि एकाधिकार और विशुद्ध प्रतियोगिता, विशुद्ध एकाधिकार के बीच में बाजार की अनेक स्थितियां हैं जिन्हें हम, जो
और अधिक अपूर्ण प्रतियोगिता को बतलाती है। अगर अपूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा है तो विशुद्ध और एक विशुद्ध प्रतियोगिता विशुद्ध एक अधिकार के बीच की कोई स्थिति अपूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। तो यहाँ कुछ आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन हमारा जो टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता है। क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता। देखिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि किसी चीज को छोड़ के पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाजार के तत्व भी मैंने आपको बहुत अच्छे करके समझाए हैं, है ना। बाजार के तत्व भी बता दिए थे। यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब किसी वस्तु के अनगिनत क्रेता विक्रेता होते हैं। क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार का ज्ञान होता है। क्रेता, कोई भी क्रेता किसी भी विक्रेता से वस्तु को खरीद सकता है। प्रत्येक क्रेता की मांग कुल मांग का बहुत थोड़ा सा अंश है। प्रत्येक विक्रेता की जो पूर्ति है कुल पूर्ति की बहुत छोटा सा अंश है। कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। जो है ना, समरूप वस्तु पाई जाती है, यानी वस्तुएं एक जैसी होती है। जितने भी विक्रेता जो है ना, बिल्कुल समरूप वस्तु में, क्रेता और विक्रेता समरूप वस्तु में, एक जैसी वस्तु में क्रय विक्रय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण बाजार में किसी वस्तु का मूल्य सुगमता तथा सरलता से एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पूरी परिभाषा है, इसको अच्छी करके याद कर लीजिए। एक और परिभाषा मैं आपको बताता हूं। वो परिभाषा है कि पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक उत्पादक को यहां लिख देता हूं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक उत्पादक मौलिक विक्रेता को अपनी वस्तु के लिए पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का सामना करना पड़ता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक उत्पादक अथवा विक्रेता को अपनी वस्तु के लिए पूर्णतः लोचदार मांग वक्र का सामना करना पड़ता है। ये परिभाषा आपने देख ली। यानी पूर्णतः लोचदार मांग, इससे पहले टॉपिक में मैंने बताया है। ये वस्तु का मूल्य है और ये वस्तु की मांग है। मांग एक्स वस्तु का मूल्य, एक्स वस्तु की मांग। मूल्य मान लीजिए पी है, ओपी। तो ओपी मूल्य पर मांग कितनी है? ओक्यू। मूल्य वही रहता है, मांग ओक्यू 1 हो जाती है। मूल्य वही रहता है, मांग ओक्यू 2 हो जाती है। अर्थात इन बिंदु को जब हम लगाएंगे मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मांग वही रहती है। तो ये जो मांग वक्र है डी,
ये पूर्णतः रोजगार मांग वक्र है और इसको हम चिन्ह के रूप में हमने पहले दिन बताया था आपको, इन्फिनिट, इस तरीके से हम इसको प्रस्तुत करते हैं। मांग के लॉज का पहला प्रकार है। मूल्य में अल्प परिवर्तन भी न होने पर, तनिक परिवर्तन भी न होने पर, लेश मात्र भी परिवर्तन न होने पर मांग की मात्रा में अनंत परिवर्तन होता है, तो ऐसी मांग को पूर्णतः रोजगार मांग कहते हैं। चलिए मैं भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये कपड़ा इसलिए देना पड़ा क्योंकि ब्लैक बोर्ड साफ करना पड़ता है, यहाँ डस्टर है किंतु अच्छा करके साफ नहीं करता डस्टर। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक उत्पादक के विक्रेता को अपनी वस्तु के लिए पूर्णतः रोजगार मांग का सामना करना। ऐसा क्या होता है, बाजार में एक मूल्य होता है, मूल्य मान लो 8 है तो 8 ही होगा, ठीक है। प्रत्येक इकाई पर 8 ही होगा, मूल्य चूंकि एक ही रहता है। अगर हम देखें बिक्री की मात्रा, एक, 2, 3, 4, 5, अब आप इनको लगाओगे तो रोजगार मांग मिल जाएगा। देखिए ये मूल्य है, ये मांग की मात्रा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। ये ओपी मूल्य, यानी ये ओपी मूल्य 8 रुपए के बराबर है, ठीक है। 8 रुपए मूल्य पर 1 इकाई की मांग, 8 रुपए मूल्य पर 2 इकाई की मांग, 8 रुपए 3 की, 8 पर 4 की, ये बिक्री की इकाइयां हैं। इनको सबको मिला दोगे तो ये मांग वक्र आपका बन जाएगा और ये पूर्णतः रोजगार मांग वक्र होगा, ठीक है। मैं आपको और एक बात और बता दे रहा हूँ, वो आगे बढ़ाऊंगा। यानी कि डीडी मांग वक्र आधा रेखा के समांतर तो होते हैं, लेकिन तिरछी हो गई है लाइन यहाँ पे, आप देख लीजिए, आप ना करिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ये इकाइयां हैं, बिक्री की मात्राएं हैं, बिक्री की मात्रा, इसको आप लिख सकते हैं। और ये मूल्य सीमांत आय, औसत आय वगैरह वगैरह, ये तो हम बाद में अच्छे करके समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए जरूरी यही है कि पूर्णतः रोजगार मांग वक्र का सामना करना पड़ता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषाएं हमने आपको समझा दी है। आप अपनी किताब से, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा लिख दूंगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन परिभाषाओं को वहां से भी नोट कर सकेंगे। बात यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ हमने बताया जाए, बहुत अधिक क्रेता, बहुत अधिक विक्रेता और समरूप वस्तु होती, तो बहुत सारी बातें हमने बताई, परिभाषा बता दी। विशेषताएं हम आपको बताते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं होती है उसमें पहली विशेषता है क्रेताओं विक्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेता और विक्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेता और विक्रेता अनगिनत होते हैं, जैसे देख लीजिए, आप बता नहीं पाओगे कितने हैं, अनगिनत होते हैं, मतलब मैं तो लगाते लगाते थक जाऊंगा ना। अनगिनत क्रेता, अनगिनत विक्रेता होते हैं, ठीक है, याद रखिए। दूसरी बात, समरूप वस्तु अर्थात
एक सी वस्तु या वस्तु विभेद नहीं पाया जाता। जैसे मार्केट में आलू बिक रहा है तो सबके पास अगर आलू इतना बड़ा है, ठीक है, तो सभी जगह आलू इतना ही बड़ा होगा। अगर ये व्हाइट है तो व्हाइट होगा, रेड है तो रेड ही होगा। ये नहीं कि किसी के पास इतना बड़ा आलू है या किसी के पास इतना बड़ा आलू है, ऐसा नहीं होगा। जैसा एक व्यक्ति आलू लिए हुए है मार्केट में, वैसे ही सभी विक्रेताओं के पास वैसे ही आलू। अब ये मान लीजिए जो विक्रेता हैं उनके पास जब एक जैसे आलू होंगे, है ना, तो आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए किसी से भी खरीदने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, वस्तु विभेद नहीं पाया जाता। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार का ज्ञान। बाजार का ज्ञान किसको? क्रेताओं और विक्रेताओं को। मतलब उन्हें ये मालूम होता है कि कौन व्यक्ति किस मूल्य पर वस्तु खरीद रहा है, कौन किस मूल्य पर वस्तु बेच रहा है। जैसे ये एक क्रेता ये है, एक क्रेता ये है, एक क्रेता ये है। क्रेता तो अनगिनत है, लेकिन ये किस मूल्य पर बेच रहा है, ये किस मूल्य पर बेच रहा है, ये किस मूल्य पर, ये मालूम है। ये 9 पर बेच रहा है, ये भी 9 पर बेच रहा है, और ये 10 पे बेच रहा है। ये 9 रुपए में बेच रहा है, ये 10 रुपए में बेच रहा है, ये 9 रुपए में बेच रहा है। इसके पास भी आलू वही है, इसके पास भी आलू वही है, और एक जैसे आलू इन सबके पास है, या एक जैसी वस्तु इनके पास में है। तो क्या आप 10 रुपए वाले से खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, ठीक है, नहीं खरीदेंगे ना। 9 रुपए वाले से खरीदेंगे। आप ए से खरीदेंगे, बी से खरीदेंगे, लेकिन सी से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कौन किस मूल्य पर वस्तु बेच रहा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब एक और व्यक्ति है, ये है डी, ये बेच रहा है 8 रुपए में। हमें ये भी मालूम है ये किस मूल्य पर बेच रहा है, 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 हमें मालूम है। तो अब हम किसके पास जाएंगे? हम का मतलब हम बहुत सारे लोग हैं, सबके सब इसके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, पहुंच जाएंगे। बाजार में जितने भी क्रेता होंगे सब इसी के पास पहुंच जाएंगे। ये सोच लीजिए क्या होगा। इसका जो माल है, जो उत्पादन इसके पास होगा, वो देखते देखते बिक जाएगा। जैसे मान लीजिए कुल मांग इस व्रत के बराबर है और कुल पूर्ति इस व्रत के बराबर है। डी वाला ये जो व्यक्ति है, ये विक्रेता डी, इसका जो ये माल है केवल इस बिंदु के बराबर है, ये पूर्ति है वस्तु की, ठीक है, इस बिंदु के बराबर। ये सारे वही चले जाएंगे, देखते देखते बिक जाएगी। फिर इसके बाद बेचने के लिए कुछ होगा नहीं, तो ये यहां से आउट हो जाएगा, यानी मार्केट से आउट हो जाएगा। इसके पास कुछ है ही नहीं, अब क्या करेगा? बैठ के यहाँ चला जाएगा। समझ गए ना। अगर ये डी व्यक्ति 8 रुपए में वस्तु खरीदना बेचेगा, तो सारे क्रेता इसके पास होंगे, इनमें से किसी के पास एक क्रेता नहीं जाएगा। सबको मालूम है, बाजार का ज्ञान है सबको, कौन किस मूल्य पर बेच रहा है। और यदि यही व्यक्ति 10 रुपए 11 रुपए कर देगा, तो एक भी नहीं जाएगा इसके पास। 10 करेगा तब भी नहीं जाएगा। क्यों? 9 में बेचने वाले मौजूद हैं, इसलिए। क्योंकि बाजार में सारे विक्रेताओं को बाजार का ज्ञान होता है, अर्थात कौन किस मूल्य पर वस्तु खरीद रहा है सबको मालूम है। ऐसी स्थिति में कोई भी किसी से भी वस्तु खरीद सकता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट,
फर्मों के स्वतंत्र आवागमन और बहिर्गमन। फर्मों का स्वतंत्र आवागमन एवं बहिर्गमन। मतलब ऐसा है, ये जो चौथा हेडिंग है हमारा, इसका मतलब ये है कि यदि व्यापार में लाभ है तो उस लाभ से आकर्षित होकर फर्म स्वतंत्रता पूर्वक उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, न सरकारी और न व्यक्तिगत। ठीक है। और यदि उन्हें हानि हो रही है तो वो छोड़ के जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा 5वां है उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। उत्पादन के साधन में पूर्ण गतिशीलता। उत्पादन के साधन 5 से भूमि, पूंजी, श्रम, साथ, संगठन में पहले बताया पूर्ण गतिशीलता होती है। ऐसे ही वस्तु बाजार है ना, पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। साधन बाजार और वस्तु बाजार दोनों में, ये तो साधन बाजार हो गया, उत्पादन के साधन। वस्तु बाजार में वस्तु यानी पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है ना, पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। एक मूल्य होता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया विशेष करके। ठीक है। फर्म मूल्य स्वीकार करती है, निर्धारित नहीं करती। फर्म मूल्य स्वीकार करती है, निर्धारित नहीं करती। प्रचलित मूल्य पर, बाजार में जो प्रचलित मूल्य है उस पर फर्म जितनी मात्रा में चाहे वस्तु बेच सकती है, और क्रेता भी, मतलब मूल्य को ना विक्रेता ना क्रेता कोई नहीं प्रभावित कर सकता। ठीक है। चलिए मैं अभी आगे और बताता हूं आपको। तो फर्म जो है मूल्य को निर्धारित नहीं करती। मूल्य उद्योग में निर्धारित होता है। कहाँ निर्धारित होता है? उद्योग में। मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्ति के द्वारा उद्योग में निर्धारित होता है। ठीक है। ये उद्योग में निर्धारित होता है। संतुलन मूल्य होता है। कौन प्रतियोगिता में जो मूल्य निर्धारित होता है उसको संतुलन मूल्य कहते हैं। और ये मांग और पूर्ति की स्थायी शक्तियों के द्वारा निर्धारित होने वाला मूल्य होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हैं वो आपको भली बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम अपने नए टॉपिक में पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है और फर्म किस प्रकार संतुलन की अवस्था में होती है, तो अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। ये इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए ध्यान से। मुझे हर हाल में उम्मीद है कि आएगा। आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं तो परिभाषा लिख देंगे। पहला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा लिखते हैं, एक परिभाषा लिख दीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं बता दीजिए। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई दो विशेषताएं लिखिए, अथवा पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु किस प्रकार की, कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, तो समरूप वस्तु होती है। ठीक है। क्रेता और क्रेताओं की संख्या कैसी होती है, अत्यधिक होती है, अनगिनत होते हैं क्रेता, अनगिनत होते हैं विक्रेता। वस्तु कैसी होती है, समरूप होती है, वस्तु विभेद नहीं पाया जाता। क्या आप देखते हो बाजार में जब जाते हो आलू बिक रहे हैं तो क्या सबके पास एक जैसे आलू होते हैं? नहीं होते हैं ना, सबके पास अलग अलग प्रकार के आलू होते हैं। किसी के पास इतना बड़ा, किसी के पास इतना बड़ा, किसी के पास इतना बड़ा है, सबके आलू अलग अलग होते हैं। जैसे सेब बिक रहे, केले बिक रहे, सब अलग अलग, आप जो अच्छा लगेगा वो लेंगे। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में सबके पास वस्तु विभेद नहीं पाया जाता। क्रेता विक्रेताओं को बाजार का ज्ञान होता है, फर्मों का स्वतंत्रता का लाभ की स्थिति होगी, फर्म आ जाएगी, उद्योग के क्षेत्र में उद्योग कायम करेगी और लाभ अर्जित करेगी। हानि की स्थिति होगी तो छोड़ के चली जाएगी। ठीक है। उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन में गतिशीलता होती है। फर्म मूल्य को स्वीकार करती है, निर्धारित नहीं करती है। अर्थात आमतौर पर फर्में जो है मूल्य स्वयं निर्धारित करती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य उद्योग में निर्धारित होता है, फर्म उसको स्वीकार करती है। तो मैंने आपको विस्तार पूर्वक पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता बता दी है। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे इस टॉपिक को जरूर देख के पढ़ें और बार बार सुनें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ओके, बाय।